ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सभी का स्वागत है आज के सेशन में। सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए बेटा सारे के सारे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। फटाफट से आ जाइए सारे के सारे बच्चे, फिर शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। यस, 1 आध मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है? सब बच्चे आ जाएं, फिर शुरू करेंगे अपने सेशन को। चलिए, तो कल मैंने आप लोगों को रिसर्च एप्टीट्यूड के बेसिक्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड को एज पर सिलेबस पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? मैंने आप लोगों को रिसर्च का एक बेसिक मीनिंग बताया था। क्या बेसिक मीनिंग था रिसर्च का, बताइए। पहले आप लोग बताइए, रिसर्च एप्टीट्यूड का बेसिक मीनिंग क्या था? अगर मैं आपसे पूछूं कि बेसिक मीनिंग क्या था रिसर्च का, जो मैंने आपको कल बताया था, बताइए। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सर्च अगेन एंड अगेन, सर्च अगेन, नेवर एंडिंग प्रोसेस। सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया था कि रिसर्च का मतलब है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है और हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। यही बताया था कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है और हम उस प्रॉब्लम का क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। हमारे पास एक प्रॉब्लम है और हम उस प्रॉब्लम का क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो यही होता है। वैसे रिसर्च के और भी मीनिंग होते हैं कि आप अपने इन्वेंशन करते हो, आप कोई डिस्कवरी करते हो, आप दोबारा सर्च करते हो, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते हो, आप अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करते हो। मतलब बहुत सारे तरीके से रिसर्च को एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है कि रिसर्च का मतलब है कि एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से एक सोल्यूशन तक पहुंचना है। या कई बार इसको बोल देते हैं कि इट इज अ जर्नी फ्रॉम नोन टू अननोन। नोन टू अननोन मतलब कुछ चीजें हमें पता है, उन चीजों का यूज करके हम ऐसी चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक? सो इट इज अ जर्नी फ्रॉम नोन टू अननोन और इट इज अ जर्नी फ्रॉम प्रॉब्लम टू सोल्यूशन। एक जर्नी है जिसमें आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से उसके सोल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करते हो। सो बेसिक मीनिंग क्या है? देखो, रिसर्च है वो हमेशा एक सिस्टमैटिक वे में होती है। मैंने कल आपको पढ़ाया था कि रिसर्च में जो स्टेप्स होते हैं वो प्रॉपरली फॉलो होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई स्टेप पहले करो कोई स्टेप बाद में करो, नहीं। साइंटिफिक प्रोसेस है, रिसर्च है उसका हमेशा साइंटिफिक होना जरूरी है, साइंटिफिक विजन से होनी जरूरी है। ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फैक्ट्स टू डिस्कवर न्यू नॉलेज, कि हम कहीं कोई नई नॉलेज को डिस्कवर कर रहे हैं या फिर जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको वैलिडेट कर रहे हैं। ठीक, दो चीजें हुई क्या? कि या तो आप कुछ नई नॉलेज लेके आने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ न्यू नॉलेज लेके आ रहे हो, या फिर जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है हम उसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको वेरीफाई कर रहे हैं या इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, या इवन क्या आप ऐसा ही बोल सकते हो कि नॉलेज को एनहांस कर रहे हो, ठीक है? नॉलेज की एनहांसमेंट की बात करते हैं, ठीक है? आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करते हो। क्या कर रहे हो? आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो। आप ये चाहते हो कि आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी हो, ठीक है? तो कहीं कहीं ना कहीं जो रिसर्च है वो नॉलेज के साथ सिस्टमेटिक वे, एक साइंटिफिक वे के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अब कितनी सारी चीजें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं रिसर्च के लिए ना, हम करते हैं ना। जैसे आप जो भी रिसर्च पेपर लिखते हो,
आपने कोई ना कोई रिसर्च पेपर लिखा होगा या आपने कोई ना कोई रिसर्च पेपर पढ़ा होगा, तो उसका सेंट्रल आइडिया क्या होता है? वही होता है कि आप किसी चीज के इफेक्ट को स्टडी करते हो। जैसे मैंने कल बताया था कि हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से, है ना, कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की वजह से हमारे अटेंशन स्पैम पे क्या असर हो रहा है, याद है या नहीं? अरे बोलो, सोशल मीडिया से हमारे अटेंशन स्पैन पे क्या असर हो रहा है, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट? तो वही चीज है, किसी कोई डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक करना, ये सब किसका हिस्सा बनता है? ऑल दिस बिकम द पार्ट ऑफ रिसर्च। ठीक है, ये सब फंडामेंटल्स है, बेसिक है, 5-7 मिनट में सब रिसर्च को अलग अलग तरीके से लोगों ने कैसे डिफाइन किया है वो समझ आ जाएगा, तो उसके बाद फिर चीजों को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। अब देखो, कुछ लोगों ने डेफिनेशंस दी है। अभी मैंने डेफिनेशन यहां पर क्यों ऐड की है? आपको पेपर में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, सबसे पहली बात तो, ठीक है, आपको पेपर में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, लेकिन डेफिनेशन से आप लोगों का जो थिंकिंग का एरिया होता है वो ब्रॉड हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि ये जो चीज है इसको अलग अलग तरीके से कैसे लोगों ने इंटरप्रेट किया, मतलब रिसर्च का मीनिंग अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कैसे दिया है। इस वजह से जो डेफिनेशन होती है वो आपको एक व्यू पॉइंट क्रिएट करने में हेल्प कर देती है। जैसे एक बंदा है पीवी यंग, इसकी जो डेफिनेशन है रिसर्च की वो क्या है? सेम जो हमने अभी तक पढ़ा। ये क्या बोलता है कि ये एक साइंटिफिक मेथड है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिसर्च है वो एक साइंटिफिक मेथड है, मतलब साइंस का इस्तेमाल होता है या साइंटिफिक विजन से काम करता है। दूसरा, हमारा ये एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, किसको? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को। ये भी हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, इट एक्चुअली प्रोवाइड्स यू सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। ये क्या कर रहा है सर? सर ये आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है, अलग अलग प्रॉब्लम्स, एंड कंट्रीब्यूट टू द नॉलेज। ये ऑलरेडी हम तीनों चीजें पढ़ चुके हैं कि आपकी नॉलेज को कंट्रीब्यूट कर रहा है, सबसे पहली चीज। दूसरा, ये आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, ये उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और तीसरा, ये आपकी एक साइंटिफिक वे में हेल्प करता है किसी चीज को ढूंढने में। यस? अच्छा, अगर हम कर्लिंगर की बात करें, इसने एक नॉलेज ऑफ थ्योरी ऑफ नॉलेज भी दिया, वो भी आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें नॉलेज मिलती है, लेकिन यहां पर इसकी रिसर्च की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या बोलता है कि रिसर्च है वो एक सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक का मतलब आपको समझ आ गया कि एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। उसके बाद आता है कंट्रोल्ड। अब ये रिसर्च के फीचर्स में बहुत डिटेल में समझेंगे, लेकिन आप ऐसा समझिए, जैसे आप इस चीज को ऐसे समझिए, जैसे लेबोरेटरी में आप जब रिसर्च करते हो, लेबोरेटरी में जब आप रिसर्च करते हो तो कौन सा एसिड किस में मिलाओगे, कौन सा एसिड किस में नहीं मिलाओगे, ये तुम्हारे कंट्रोल में होता है या नहीं होता? मतलब रिसर्च का कुछ हिस्सा तुम कंट्रोल करते हो या नहीं, या फिर सारी चीजें तुम रिसर्च पे ही छोड़ देते हो? नहीं, तुम्हारे हाथ में भी तो चीजें होती है, कौन सा एक्सपेरिमेंट तुम करने वाले हो, किस ग्रुप पे तुम एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, किस ग्रुप पे तुम एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले, ये सब चीजें तो तुम्हारे हाथ में होती हैं। तो उस केस में ये कंट्रोल्ड होती है, मतलब तुम रिसर्च के कुछ हिस्सों को कंट्रोल करते हो। उसके बाद आ जाता है इंपिरिकल। इंपिरिकल का सिंपल मतलब क्या होता है कि इस रिसर्च है वो एविडेंस बेस्ड होती है, एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। ठीक है, इंपिरिकल मैं आपको डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा। इंपिरिकल का मतलब होता है बेसिकली एविडेंस, कि जो भी चीज आप साबित कर रहे हो उसका आपके पास एविडेंस है या नहीं। जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो, क्या उस चीज का आपके पास एविडेंस है या नहीं? क्या आप उस चीज को, मतलब समझ रहे हो ना, हवाई बातें तो नहीं कर रहे। मैं बोलता हूं कि ये भाई ये बच्चों पे इसका इफेक्ट हुआ, तो वो मुझसे पूछेगा दिखाओ कैसे हुआ, या तो वो बच्चे दिखाओ या वो डेटा दिखाओ जिसके बेसिस पे तुम ये बात बोल रहे हो। एविडेंस बेस्ड होती है, मतलब उसका हमारे पास हमेशा कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, ये तो आप लोगों को पता है कि आप डिटेल्ड में हर एक अहम हिस्से की क्या करते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो। हाइपोथेसिस, ये भी हमने पढ़ लिया। रिलेशन अमंग नेचुरल फिनोमिना, की अलग अलग ये नेचुरल रिसर्च भी हो सकती है, लेबोरेटरी की रिसर्च भी हो सकती है। देख रहे हो डेफिनेशन में से कितने सारे रिसर्च के फीचर्स निकल रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अरे बोलो, देख पा रहे हो इस चीज को कि जो डेफिनेशन है बेटा वो आपको कितने सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रही है कि अच्छा यार इसमें ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है। तो जब हम फीचर्स पढ़ेंगे ना तो आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा कि यार अच्छा ये तो वो डेफिनेशन में बताया था, अच्छा क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही थी, अच्छा इंपिरिकल की बात हो रही थी, अच्छा कंट्रोल्ड की बात हो रही थी। इस वजह से ये डेफिनेशंस पढ़ा रहा हूं ताकि आपको यहां पर बेसिक आइडिया हो जाए कि रिसर्च के फीचर्स में हम आगे क्या पढ़ने वाले, राइट? कि जो रिसर्च के हमारे डिटेल्ड फीचर आने वाले हैं उन फीचर्स में हम आगे क्या पढ़ने वाले। ओके, तो ये डेफिनेशन है। अब कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि ये जो रिसर्च वर्ड है
इसकी इसकी एटोमोलॉजी क्या है, मतलब समझ रहे हो ना, रूट, इस वर्ड का जन्म कहां से हुआ। तो ये एक फ्रेंच वर्ड है, ओल्ड फ्रेंच वर्ड है, रिकर्चर। ठीक है, मतलब रिकर्चर से ये वर्ड है, इसका जन्म हुआ है। और इसका मतलब होता है सीक आउट, मतलब खोज करना, गहराई में तलाश करना, सर्च क्लोजली। ठीक है, इसका जो रूट वर्ड है वो एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड है, जिसका मतलब क्या है, रिसर्चर, मतलब सीक आउट, किसी चीज को ढूंढना, किसी चीज को खोज करना, या किसी चीज को क्लोजली रिसर्च करना, सर्च क्लोजली। ठीक है, सर्च क्लोजली, किसी चीज को क्लोजली सर्च करना, ये चीज। तो ये किसका हिस्सा बन जाता है, रिकर्चर, मतलब सीक आउट, अगर एटोमोलॉजिकली पूछा जाए तो। ये भी वही हुआ कि हम किसी चीज के बारे में सर्च करने की कोशिश करते हैं, हम किसी चीज के बारे में ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारा फोकस ये है कि हम किसी चीज के बारे में जाने और डिटेल में जाने। ओके, और अगर आप लैटिन वर्ड से देखें तो री का मतलब क्या होता है, अगेन, और सिकर का मतलब क्या होता है, सर्च अराउंड, सेम वही, सर्च अगेन एंड अगेन। तो एटिमोलॉजिकली देखा जाए तो, अगर फ्रेंच के हिसाब से देखा जाए तो रिकर्चर के हिसाब से, और जो आजकल रिसर्च वर्ड एग्जैक्टली हम यूज करते हैं उसका ओरिजिन कहां से हुआ है, लैटिन लैंग्वेज से हुआ, री और सर सिर, मतलब समझ रहे हो ना, ये क्योंकि उनकी लैटिन लैंग्वेज है तो उसका मतलब। अगेन, री का मतलब होता है दोबारा, री का मतलब होता है अगेन, बार बार, और सर्च का मतलब क्या होता है, सर्च अगेन एंड अगेन, सर्च अराउंड, किसी चीज को ढूंढने की कोशिश कर। ठीक है बेटा, ये तो बेसिक बात है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी अगर हम इंग्लिश ओरिजिन की बात करें, ठीक है, ये तो हमने बात कर लिया कि ये लैटिन की बात करता है, ये फ्रेंच की बात करता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें किसकी बात की जाती है, या तो लैटिन की बात की जाती है या फिर फ्रेंच की बात की जाती है। और अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश ने इस वर्ड को कब अडॉप्ट किया, 15वीं शताब्दी में। रिसर्चन बोलते थे तब इसको, कौन सा वर्ड बोलते थे, रिसर्चन बोलते थे। पहले, सबसे पहले कौन सी मतलब आपका फ्रेंच वर्ड से, फिर लैटिन से, फिर इंग्लिश तक हम पहुंचे। और अगर इस वर्ड को पहली बार रिकॉर्डेड फॉर्म में, मतलब किताबों में देखा जाए तो याद रखिएगा, इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले इसको 1577 में, 1577 में इस वर्ड को यूज किया गया। ओके जी, लैटिन फ्रेंच से इंग्लिश तक पहुंचे। इंग्लिश में पहली बार इस वर्ड को एज रिसर्च कौन से ईयर में यूज किया गया बेटा, 1577, 1577 में इस वर्ड को एज रिसर्च यूज किया गया। लिटरल मीनिंग क्या है, रिपीटेड रिसर्च, डीप इन्वेस्टिगेशन और थॉरो स्टडी, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। और इनिशियल सेंस, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, वही बातें चीज घूम रही हैं। और आज के समय में तो आप लोगों को पता ही है कि रिसर्च कितने बड़े लेवल पर इस्तेमाल हो रहा है, कितने बड़े लेवल पर यूज किया जाता है। नहीं, ये एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाती, ऐसी चीजें एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं बेटा। लेकिन स्टिल आपको ये समझना है, स्टिल आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि असल में ये जो रिसर्च वर्ड हम यूज करते हैं, हो सकता है आपको कल इंटरव्यू में कोई पूछ ले कि बताओ ये रिसर्च वर्ड का असल में मतलब क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है, तब आप बता सकते हो कि रिसर्च, दोबारा सर्च करना, सर्च अगेन एंड अगेन, किसी चीज के बारे में बार बार सर्च करना, रिसर्च, यू आर रिसर्चिंग अगेन एंड अगेन। आप उस चीज को क्या कर रहे हो, बार बार उसको क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, यू आर सर्चिंग इट अगेन। ठीक है, तुम किसी चीज के बारे में बार बार सर्च कर रहे हो कि ये चीज असल में क्या है। ओके, तो इतना, जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, इससे क्या सेंट्रल आइडिया निकल के आता है, इससे सिर्फ ये आइडिया निकल के आता है कि जो रिसर्च है वो एक साइंटिफिक तरीका है, वो सिस्टमेटिक तरीका है, वो एविडेंस बेस्ड होती है, उससे आप नॉलेज को बढ़ोतरी करते हो, आप उससे कोई नई नॉलेज तैयार करते हो, आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को बढ़ाते हो, आप अपनी नॉलेज को एनहांस करते हो, आप अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हो, आप रिसर्च को कंट्रोल करते हो। और रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होता, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, जो लगातार चलता ही रहता है, चलता ही रहता है लगातार, इसमें ये कभी भी खत्म नहीं होता, इट ऑलवेज गोज ऑन, ये हमेशा क्या होता है, चलता ही रहता है। ओके जी, क्लियर है जी, बोलो, इतनी बात समझ आ गई। तो ये था रिसर्च का लिटरल मीनिंग, रिसर्च का बेसिक मीनिंग, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो सब बच्चों को बेसिक शुरुआत में आप लोगों को इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि रिसर्च असल में क्या है।
ओके जी। हाउ इट इज नोन टू अननोन, बेटा तो जो नॉलेज हमारे पास है उससे हम नई नॉलेज पे लेके जा रहे हैं। मतलब कोई चीज, मतलब एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन तो तुम्हें नहीं पता ना, प्रॉब्लम तो पता है, तो प्रॉब्लम इज नोन, सोल्यूशन इज अननोन, उस नोन से अननोन तक ही जा रहे हो तुम। तुम्हारे पास जो प्रॉब्लम है वो तो तुम्हें पता है, प्रॉब्लम इज नोन, प्रॉब्लम पता है, लेकिन सोल्यूशन क्या है वो अभी हमें नहीं पता, सोल्यूशन तो अननोन है, सोल्यूशन क्या है, अननोन है। तो नोन से अननोन तक जाने के प्रोसेस को ही रिसर्च बोला जाता है। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक जा रहे हो तो प्रॉब्लम नोन है और सोल्यूशन अननोन है, तो नोन से अननोन तक जाने के प्रोसेस को ही रिसर्च बोला जाता है। नोन से अननोन तक जाने के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, रिसर्च बोला जाता है। ठीक है। अब देखो, रिसर्च किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि रिसर्च सिर्फ हम ही करते हैं, नहीं, रिसर्च हर फील्ड में होती है, जनरल होती है, साइंस में होती है, आईटी में होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होती है, सोशियोलॉजी में होती है, साइकोलॉजी में होती है, मैनेजमेंट में होती है, कॉमर्स में होती है। तो मतलब रिसर्च पे किसी का कोई अधिकार थोड़ी है कि हम रिसर्च अपने हिसाब से ही करेंगे, नहीं, रिसर्च किसी का अधिकार थोड़ी है। रिसर्च को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि जब रिसर्च की बात होती है, व्हेन वी टॉक अबाउट द रिसर्च, तो रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट कहां तक फैला हुआ है, कहां कहां पर हम रिसर्च की बात करते हैं, किस किस तरीके से हम रिसर्च की बात करते हैं। तो अगर एक जनरल व्यू की बात करें, ठीक है, अगर एक जनरल व्यू की बात करें, एक जनरल मीनिंग, जनरल मतलब सामान्य अर्थ, आम भाषा में, आम लेमन लैंग्वेज को अगर मुझे समझाना हो तो रिसर्च क्या है, तो उसमें क्या होगा, नई जानकारी खोजना या मौजूदा तथ्यों की पुष्टि करने की एक व्यक्तिगत व्यवस्थित और वैज्ञानिक परिकल्पना। दैट मीन्स अ सिस्टेमैटिक साइंटिफिक प्रोसेस टू फाइंड न्यू नॉलेज और वेरीफाई एग्जिस्टिंग फैक्ट। तो बोल रहा है कि एक साइंटिफिक, एक सिस्टेमैटिक वे में हम या तो अपनी एक नई नॉलेज लेके आ रहे हैं या एग्जिस्टिंग नॉलेज को वेरीफाई कर रहे हैं, ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। जैसे इंपैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन हेल्थ, क्या हमारी हेल्थ पे पोल्यूशन का इंपैक्ट होता है, कैसे पता चलेगा, रिसर्च करके पता चलेगा, राइट। अब देख रहे हो ना, इंपैक्ट ऑफ पोल्यूशन, जो पोल्यूशन है उसका इंपैक्ट किस पे, हेल्थ पे, कि जो हमारा हेल्थ है वो हमारे इस पोल्यूशन की वजह से किस तरीके से अफेक्ट हो रही है, मतलब हमारे शरीर पे पोल्यूशन का कितना असर हो रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा, जब हम रिसर्च करेंगे, जब हम लोगों से इंटरव्यू लेंगे, जब हम इसके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि रिसर्च जो पोल्यूशन है उसका कितना असर हो रहा है हमारे हेल्थ पे। तो ये लेमन लैंग्वेज में हो गया। अच्छा, अगर हम एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो पीएचडी क्या है, जो पीएचडी करते हो वो क्या है सर, रिसर्च है। पीएचडी क्या है, पीएचडी रिसर्च है। तो आप पीएचडी कर रहे हो, आप एमफिल कर रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो, उसमें भी तो आप एक थीसिस लिखते हो, एक डिसर्टेशन लिखते हो, एक रिपोर्ट लिखते हो, वो क्या है, दैट इज ऑल्सो रिसर्च। तो उस रिसर्च का मतलब क्या हो गया, एकेडमिक, क्योंकि उसके आपको नंबर भी मिलते हैं तो आपके करियर में। सो अ फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू द फील्ड ऑफ स्टडी, कि एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी में आप कंज्यूमर बिहेवियर पे स्टडी कर रहे हो, आप मार्केटिंग के इन्फ्लुएंस पे स्टडी कर रहे हो, आप मार्केटिंग मॉडल्स पे स्टडी कर रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है जिस फील्ड में हो तुम। तो तुम कॉमर्स से हो तो तुम उससे रिलेटेड रिसर्च करोगे, तुम साइंस से हो तो तुम उससे रिलेटेड रिसर्च करोगे, सर्च तो तुम करोगे ही। जैसे लिखा हुआ है ना, पीएचडी थीसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब आप इन चीजों पे रिसर्च कर रहे हो, इन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो आपका एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट हो गया, कि एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में ये बोला गया है। दूसरा, बिजनेस और मैनेजमेंट। मुझे एक बात बताइए, क्या बिजनेस को रिसर्च करने की जरूरत होती है? अरे बिल्कुल होती है। कोई नई कंपनी है, वो कोई मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, तो क्या ऐसी आंख बंद करेगी लॉन्च कर दो? नहीं, वो रिसर्च करेंगे, वो जाके देखेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर क्या बना रहे हैं, उनका प्रोडक्ट कैसा है, उनके प्रोडक्ट में कौन कौन सी कमियां हैं जिनको खत्म करके हम अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं, राइट। तो यही चीज है बिजनेस में, बिजनेस हो चाहे मैनेजमेंट हो, उनको कितना डेटा कलेक्ट करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो उसको जैसे मार्केट रिसर्च है,
अब वो देख रहे हैं मार्केट में हमें अपनी सेल्स को बढ़ानी है, तो उसके लिए मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, हमारी मार्केट में क्या चल रहा है, उस मार्केट के हिसाब से हम चीजों को चलाएंगे। या फिर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, हम इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि हमें कोई अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ठीक है, क्या करना है, हमें अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो वो कैसे लॉन्च होगा, वो सर रिसर्च के बाद ही होगा। जब हम रिसर्च करेंगे तब हमें पता चलेगा कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन से नहीं है, उसके हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। यस। उसके बाद आता है साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट। अगर हम साइंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो मुझे एक बात बताओ, ये जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, ये क्या है, ये साइंस ही तो है। तो साइंस में तो रिसर्च का सबसे बड़ा रोल है। लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट होते। अभी सोचो कोरोना की दवाई कैसे बनी, कहां पे बनी, लेबोरेटरी में बनी, क्या थी वो, रिसर्च थी। अरे मुझे एक बात बताओ, जो कोरोना की दवाई बनी, जो कोरोना की मेडिसिन बनी, वो कहां पे बनी सर, वो लेबोरेटरी में बनी। न्यू बैंक जैसे बोलेगा, न्यू मेडिसिन डिस्कवरी, कि कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके टेस्ट होते हैं, उसके ट्रायल्स होते हैं, जब उस ट्रायल्स में वो पास हो जाता है तब फिर वो लोगों पे अप्लाई कर दिया जाता है। मुझे एक बात बताइए, कोरोना की दवाई अलग अलग ट्रायल से गुजरी होगी, जब लगा होगा कि हां ये असल में कोरोना को सही करने में हेल्प कर रही है, तो फिर उसके हिसाब से लोगों पे इंजेक्शन लगाया गया। तो ये साइंस है। तो ये क्या है, देखो जैसे आप साइंस, जैसे अभी न्यूटन का लॉ है, वो कैसे निकला, वो भी रिसर्च से ही बना। नई थ्योरीज बन रही हैं, नए प्रिंसिपल्स बन रहे हैं, नए लॉज बन रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं आप अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे आप किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे हम अलग अलग किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दैट। उसके बाद सोशल साइंस। अब मुझे एक बात बताओ, सोशल साइंस का मतलब सोसाइटी पे भी तो रिसर्च होती है। कैसे पता चलता है कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, कैसे पता चलता है कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं, कैसे पता चलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा है, कैसे पता चलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट नीचे आ रही है, कैसे, ये सब चीजें कैसे पता चलती, बताओ, ये सब चीजें कैसे पता चल रही हैं सर, ये सब कुछ भी रिसर्च से ही है। तो वो सोशल साइंस की रिसर्च है। तो सोशल साइंस मतलब सोसाइटी मतलब लोग, तो लोगों का बिहेवियर, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी, इसकी भी तो रिसर्च हो रही है। जैसे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट रिसर्च रूरल एरियाज में कितना है, समझ रहे हो ना। तो ये क्या है, दिस इज सोशल साइंस कॉन्टेक्स्ट, कि साइंस को इस्तेमाल कर देंगे सोसाइटी पे किस पे करेंगे, सोसाइटी पे। और देन आ जाता है अप्लाइड कॉन्टेक्स्ट। अप्लाइड का मतलब क्या हुआ, अच्छा मैं आपको बोलूं, अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में मेरे को एक वर्ड का मीनिंग बताओ, अप्लाई या अप्लाइड, अप्लाई या फिर अप्लाइड, इसका मुझे सिंपल भाषा में मीनिंग बताओ कि अप्लाई या फिर अप्लाइड का मतलब क्या होता है। अप्लाई का सिंपल मतलब टेकिंग द एक्शन। जैसे आप कोई बुक पढ़ते हो, आपने कोई बुक पढ़ा, आपने उस बुक में से कोई कॉन्सेप्ट समझा और उसको अपनी जिंदगी पे लागू किया। जैसे सपोज करो आपने बुक पढ़ लिया एटॉमिक हैबिट्स, उसमें आपने पढ़ लिया कि अगर हर रोज 1% इंप्रूव करेंगे तो हम इतना इंप्रूव हो जाएंगे, और आपने हर रोज अपने अंदर थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करना शुरू कर दिया, मतलब आपने उसको अप्लाई कर लिया। मतलब आप जो सीखे आपने उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया, मतलब प्रैक्टिकली। तो अप्लाइड का मतलब होता है जब रिसर्च प्रैक्टिकल है, मतलब जिसमें हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। एक होता है थ्योरेटिकल रिसर्च, एक होती है वो रिसर्च जो थ्योरी से रिलेटेड है। एक रिसर्च कौन सी है, थ्योरी से। एक कौन सी रिसर्च है बेटा, थ्योरी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया जाता है कि भैया कॉन्सेप्ट बना कैसे, और जब उसी कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है कि अच्छा यार ये वाला कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इसको इस्तेमाल करूंगा किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इफ आई एम यूजिंग इट टू सॉल्व अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा अप्लाइड हो जाएगा। तो अप्लाइड कॉन्टेक्स्ट का मतलब जैसे मोबाइल एप्स ट्रैक एग्रीकल्चर प्राइस, तो ये क्या है, अभी ये अप्लाई कर दिया गया है।
क्या कर दिया गया है, चीजों को अप्लाई कर दिया गया है। हम पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए चीजों को अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, ये आगे टाइप्स में भी पढ़ेंगे कि अप्लाइड रिसर्च क्या होती है। जब हम टाइप्स पढ़ेंगे ना तब हम समझेंगे कि असल में अप्लाइड रिसर्च का मतलब क्या होता है। ओके जी, तो अभी तक पिछले आधे घंटे में मैं सिर्फ आप लोगों को अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से घुमा फिरा के एक ही बात एक्सप्लेन कर रहा हूं कि रिसर्च क्या है। रिसर्च क्या है, कि क्या अब हर बच्चे के दिमाग में यह बात फिट हो गई है कि असल में रिसर्च कोई एक छोटी सी चीज नहीं है। रिसर्च एक बहुत बड़ी फील्ड है और इसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से स्टडी किया जाता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि रिसर्च बस एक डेफिनेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। रिसर्च एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें क्या हैं, फैली हुई हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं वो कनेक्टेड है। रिसर्च के अंदर बहुत सारी चीजें हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं और ये सारी चीजें मिलके रिसर्च को रिसर्च बनाते हैं कि अच्छा रिसर्च असल में ये होती। ओके, तो अगर मैं एक आपको टास्क दूं, तो अगर मैं यहां पे लिख दूं कि रिसर्च रिसर्च क्या है, तो क्या आप इसके फीचर्स को निकाल सकते हो? बताओ, क्या तुम इसके फीचर्स को निकाल सकते हो? अरे बोलो ना। यस, क्या है सर? सिस्टेमेटिक है। अच्छा सर, साइंटिफिक है। सर, नोन टू अननोन है। सर, एविडेंस बेस्ड है। सर, अप्लाइड है। सर, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। सर, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है। सर, रिलेटेड टू नॉलेज है। देखो कितनी सारी चीजें लिख सकता हूं या नहीं? मतलब और भी कितनी सारी चीजें आप लिख सकते हो, लेकिन ये सिर्फ एक, मैं आपको जितनी बातें बताई है ना उसको मैंने एक सिंपल जगह पे एक्सप्लेन कर दिया, एक सिंपल जगह पे आप लोगों के सामने उसको रख दिया कि असल में रिसर्च काम कैसे करती है, हाउ एक्चुअली रिसर्च वर्क्स। रिसर्च है वो काम कैसे करती है, बस ये मैंने यहां पे आपको बता दी। यस, कंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड है। तो किसी एक फील्ड की बात नहीं है रिसर्च कि बोले कि सर एक फील्ड की बात हो। नो, इट इज नॉट रिलेटेड टू वन फील्ड। रिसर्च इज रिलेटेड टू अ बिगर एरिया, बहुत बड़े एरिया में बात करते हैं। सर, स्क्रीनशॉट करने की व्यवस्था की जाए। क्यों भैया, लिखो हाथ से। जब मैं लिख सकता हूं तो तुम क्यों नहीं लिख सकते? ठीक है जी, तो सिस्टमैटिक, साइंटिफिक, नोन टू अननोन, एविडेंस बेस्ड, अप्लाइड, नेवर एंडिंग प्रोसेस, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, रिलेटेड टू नॉलेज एंड कंट्रोल। तो ये क्या है? दीज ऑल आर द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च मतलब इतना सारी चीजें फैली हुई हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें आएंगी जो हम आगे समझेंगे। ठीक है जी, तो आई होप लिख लिया होगा। अब आते हैं रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब रिसर्च के उद्देश्य क्या है, रिसर्च क्यों की जाती है, रिसर्च क्यों की जाती है, रिसर्च क्यों की जाती है। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, सिंपल सवाल पूछता हूं। अगर दो लोग पीएचडी कर रहे हैं, अगर दो लोग पीएचडी कर रहे हैं, मिस्टर ए
एंड मिस्टर बी, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों पीएचडी कर रहे हैं। तो क्या दोनों का उद्देश्य एक ही होगा पीएचडी करने का? क्या दोनों का उद्देश्य एक ही होगा पीएचडी करने का? दोनों सेम उद्देश्य से पीएचडी करेंगे? बोला नहीं, जरूरी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है। हो सकता है एक है वो बंदा पीएचडी सिर्फ इस वजह से करता है क्योंकि उसको अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाना, उससे और कोई मतलब नहीं है, और दूसरा बंदा पीएचडी इस वजह से कर रहा है क्योंकि उसको अपने करियर में आगे बढ़ना है, राइट? मतलब अब मैं बोलूं कि लोग पैसा कमा रहे हैं, अब क्या पैसा कमाने का हर किसी का एक ही उद्देश्य है? नहीं, हर किसी का अलग अलग है। कुछ लोग पैसा इस वजह से कमाते हैं क्योंकि वो उनको पैसे की भूख बहुत है, कुछ लोग हैं वो बस ये होता है कि हाँ बस हमारी जिंदगी चल जाए, कुछ लोग ऐसा होता है कि दूसरों के बारे में सोचते हैं कि हम किसी का भला करें, समझ रहे हो ना? उसी तरीके से रिसर्च में भी हम जब बात करते हैं कि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स भी इसी तरीके से काम करते हैं कि अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करते हैं कि किस चीज का क्या मीनिंग होता है और ये कैसे काम करता है। जैसे सबसे पहला क्या है, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर करने का मतलब क्या होता है? ढूंढना, है ना? एक्सप्लोर करने का मतलब होता है टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज और अननोन फैक्ट्स फॉर गेनिंग इनिशियल अंडरस्टैंडिंग। एक्सप्लोर करना, जैसे मैं आप लोगों को एक सिंपल भाषा में बोलूं, एक विंडोज का सॉफ्टवेयर होता था इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये तो बंद हो गया अभी, पता है आप लोगों को? इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था या नहीं होता था? बोलो, अरे बोलो, तुम ही से पूछ रहा हूं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक्सप्लोर करने का मतलब होता है जब आपको किसी चीज के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप उसके बारे में स्टार्टिंग में इनिशियल नॉलेज, ठीक है, एक्सप्लोरेशन में जो वर्ड है वो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं कि इनिशियली शुरुआत में हम किसी चीज के बारे में जब जानने की कोशिश करते हैं। स्टडिंग अ न्यू मार्केट ट्रेंड टू लॉन्चिंग एन इनोवेटिव प्रोडक्ट, मतलब आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, उसके लिए मार्केट की इनिशियल नॉलेज आप जानने की कोशिश करते हो, है ना? जैसे अभी आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हो, जैसे मैं आपको बोलूं कि आप घूमने गए किसी शहर में, पहली बार आप किसी शहर में घूमने गए, आपको उस शहर के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम नॉर्मली क्या वर्ड बोलते हैं कि चलो यार घूमने चलते हैं, शहर को एक्सप्लोर करते हैं, कि शहर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो एक्सप्लोरेशन वहां पर होती है जहां पर आप स्टार्टिंग में इनिशियल नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हो। कहां पर होती है बेटा? एक्सप्लोरेशन वहां पर होती है जहां पर हम एक्सप्लोर करने की कोशिश, मतलब हम इनिशियल नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जहां पर हम इनिशियल नॉलेज एक्सप्लेन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनिशियल नॉलेज है वो इसका हिस्सा बनेगी, ठीक है? क्या बनेगी? इनिशियल नॉलेज है वो इसका हिस्सा बनती है। बोले ठीक है, ये तो हो गया एक्सप्लोर करना। दूसरा हो सकता है डिस्क्राइब करना। ये सब ना रिसर्च की टाइप्स आएंगी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिनोमिना और सिचुएशन सिस्टमेटिकली, डिस्क्राइबिंग द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ ऑनलाइन शॉपर्स। मुझे एक बात बताइए, डिस्क्राइब करना क्या होता है? जैसे आप किसी जगह पे घूमने गए, वहां पे एक चोर था, वो किसी का पर्स चोरी करके भाग गया और वो आपके सामने से निकल रहा है, तो अब पुलिस आपको क्या बोलेगी कि डिस्क्राइब करो। तो मुझे एक बात बताओ, वो चोर जैसा दिखता था तुम वैसा बताओगे या अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी चेहरा बताओगे? जो तुमने एक्चुअली में देखा था वो बताओगे या अपनी इमेजिनेशन में उसकी फोटो तुम शक्तिमान जैसी बनवा दोगे? नहीं ना, तुम वही बताओगे ना जो तुमने देखा। मतलब जो डिस्क्राइब किया जाता है वो एज इट इज ही किया जाता है, जो चीज जैसी है उसको वैसे ही डिस्क्राइब किया जाएगा। मतलब उसमें आप अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड कर सकते। तो रिसर्च का यह भी होता है, मतलब आपने कि कहीं से कोई डेटा कलेक्ट किया और उससे आपको कुछ नॉलेज मिली, तो आपने उसको एज इट एज डिस्क्राइब किया कि मेरी ये नॉलेज। जैसे मैं बोलूं कि फोन है, आईफोन है, अब मैं आपको बोलता हूं कि इसको एक्सप्लेन करो, सॉरी इसको डिस्क्राइब करो, तो अब इसको डिस्क्राइब करने का मतलब क्या हुआ? आप वही बताओगे ना जो जो फीचर इसमें है, कि इसमें 3 कैमरे होते हैं, इसमें इतनी रैम होती है, इतनी रोम होती है, इसमें इतनी मेमोरी है, इसमें ये फीचर्स, यही बोलोगे ना। अब इसमें जो चीजें नहीं है वो नहीं बता सकते। तो डिस्क्राइब जो भी किया जाता है वो हमेशा क्या किया जाता है बेटा? वो हमेशा एज इट इज, जो चीज जैसी है
उसको वैसे ही एक्सप्लेन किया जाता है कि ये ऐसे ही काम करता है। लिखा ना, डिस्क्राइबिंग द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ ऑनलाइन शॉपर्स। तो जो ऑनलाइन लोग काम कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो। देन आ जाता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन करना। दो वेरिएबल्स के बीच में, दो वेरिएबल्स में जो संबंध है उसको एक्सप्लेन करना। लाइक एक्सप्लेनिंग हाउ इंटरेस्ट रेट अफेक्ट इन्वेस्टमेंट लेवल्स, कि भाई जो इंटरेस्ट रेट है, अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तब हम इन्वेस्टमेंट लेवल पे क्या असर पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं कि अगर बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो लोन पे क्या असर पड़ेगा, लोग लोन ज्यादा लेंगे या कम। तो आप क्या कर रहे हो? आप एक्सप्लेन कर रहे हो। मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, आप उनके इफेक्ट को, एक वेरिएबल का दूसरे इफेक्ट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, और तो कुछ नहीं कर रहे हो। राइट? अब बोलो सर डिस्क्राइब और एक्सप्लेन में क्या डिफरेंस हुआ? डिस्क्राइब आप एज इट एज करते हो, वहां पर वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन जो एक्सप्लेन होता है वो दो वेरिएबल्स के संबंध को एक्सप्लेन कर रहे हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम वेरिएबल्स के संबंध को एक्सप्लेन करते हैं कि एक वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, उसको बोलते हैं हम एक्सप्लेन करना। राइट? देन आ जाता है प्रेडिक्शन। अब ये तो आप लोगों को पता ही है, प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है? प्रिडिक्ट करना। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप जो वेदर देखते हो, आप बोलो, आपके फोन में एक ऐप होती है वेदर। उस वेदर में अगर आप जाओगे तो आपको अगले 7 दिन का, 15 दिन का सारा रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि किस दिन बारिश होने वाली है, किस दिन मौसम ठंडा है, किस दिन मौसम गर्म है। कैसे पता चला? क्यों? क्योंकि वो साइंटिस्ट ने वो सारा डेटा कलेक्ट किया हुआ है, वो प्रेडिक्शन है। लेकिन हर बार जरूरी नहीं होता कि प्रेडिक्शन सही हो। कई बार ऐसा होता है कि वेदर में लिखा हुआ कल को धूप पड़ेगी, लेकिन क्योंकि प्रेडिक्शन है, जरूरी तो नहीं है कि हमेशा ही सही होगी, और उस दिन बारिश हो जाती है या नहीं हो जाती है। तो प्रेडिक्शन में भी आप क्या करते हो? आप एस्टिमेट लगाने की कोशिश करते हो, आप अनुमान लगाने की कोशिश करते हो। मतलब एक नॉलेज कलेक्ट करते हो, उस नॉलेज को बेस बना के किसी दूसरी नॉलेज पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एक नॉलेज को बेस बना के किसी दूसरी नॉलेज पे पहुंचने की कोशिश करते हो। तो आप अनुमान ही तो लगाते हो क्या, कि अच्छा यार आज ना बड़ा गंदा सा मौसम हो रखा है, बादल आ रखे हैं, तो इसका मतलब बारिश होगी। अब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अज्यूम करना, अनुमान लगाना हमेशा सही नहीं होता। टू फॉरकास्ट फ्यूचर इवेंट्स और ट्रेंड्स ऑन बेस्ड ऑन डेटा, जो हमारे पास डेटा है उसके बेसिस पे हम समझते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। प्रिडिक्टिंग सेल्स ऑफ स्मार्टफोन फॉर द नेक्स्ट ईयर, हम ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो स्मार्टफोन्स हैं उनकी जो सेल्स है वो नेक्स्ट ईयर में कितनी होगी, उनकी जो सेल्स है वो नेक्स्ट ईयर में कितनी होगी। ये क्या करने की कोशिश, ये कैसे किया जाता है? रिसर्च। अब रिसर्च किस पे बेस्ड है? अगर मैं आपको बोलूं कि रिसर्च का फाउंडेशन क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि अच्छा यार ये एक चीज है जो हर रिसर्च में होगी ही होगी, एक एलिमेंट, बताइए रिसर्च का बेस क्या है, किसके बिना रिसर्च नहीं हो सकती? यस, डेटा। अरे डेटा ही नहीं होगा तो रिसर्च कैसे करोगे बताओ? अब वो डेटा अपनी तरह से अलग अलग हो सकता है। वो डेटा क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है। मतलब वो डेटा न्यूमेरिक भी हो सकता है, वो डेटा नॉन न्यूमेरिक भी हो सकता है। वो जो डेटा है वो न्यूमेरिक भी हो सकता है और वो नॉन न्यूमेरिक भी हो सकता है। तो सब कुछ डेटा पे ही बेस्ड है, डेटा के बेस को ही, डेटा पे बेस हम रिसर्च करते हैं। राइट? तो इस वजह से इसको बोल दिया जाता है प्रेडिक्शन करना। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल। कंट्रोल, टू यूज रिसर्च फाइंडिंग्स टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस आउटकम यूजिंग क्वालिटी रिसर्च टू रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। रिसर्च को हम कंट्रोल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। कंट्रोल करने का मतलब है किसी चीज को एक लिमिट तक रखना। जैसे मैं बोलूं कि आप किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट बन रहा है ना, किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी क्वालिटी खराब है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है, तो उसके वेस्टेज को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो कैसे पता चलेगा? जब हम रिसर्च करेंगे तब हमें यह पता चल जाएगा कि यार इस वाले स्टेप पे, ये वाला जो स्टेप है ना, इस पे बहुत वेस्टेज हो रही है, इस वेस्टेज की वजह से क्वालिटी नीचे आ रही है। तो हम इस वेस्टेज को कंट्रोल करेंगे, हम इस वेस्टेज को कम करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारी क्वालिटी है उसको क्या किया जा सके, एनहांस किया जाए। तो वो क्वालिटी रिसर्च हो जाएगा, है ना? समझ रहे हो ना? क्वालिटी रिसर्च की कंट्रोल करना, चीजें सही तरीके से चले। टू यूज रिसर्च फाइंडिंग्स टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस आउटकम। रिसर्च फाइंडिंग से हमें यह पता चल गया है कि ये चीजें
इस रीजन की वजह से ये सही नहीं चल रही हैं, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जितनी भी थ्योरीज बनती हैं वो कैसे बनती हैं? वो रिसर्च से ही तो बनती हैं। कोई भी थ्योरी, टू बिल्ड न्यू थ्योरीज और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग वंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। या तो आप कोई नई थ्योरी बना रहे हो, जैसे न्यूटन के लॉ आ गए, एडिसन ने कुछ बना दिया, है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी आ गया, लॉ ऑफ मोशन है। ये कैसे बने? ये सब रिसर्च से ही तो बने हैं। या तो आप कोई नया, आप कोई न्यू लॉ बना रहे हो, या फिर आप एग्जिस्टिंग लॉ को मॉडिफाई कर रहे हो, है ना। कोई थ्योरी बना रहे हो या आप उस थ्योरी को मॉडिफाई कर रहे हो, यही कर रहे हो। या तो तुम एक नई थ्योरी बना रहे हो, या फिर तुम उस थ्योरी को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या हम ऐसा करें कि इस थ्योरी को मॉडिफाई किया जा सके, यही हो सकता है। अब इसमें ना एक पॉइंट समझना है, कोई भी थ्योरी जब बन जाती है, मुझे एक बात बताओ, कोई भी थ्योरी सपोज करो बन गई, लॉ ऑफ ग्रेविटी बन गया, लॉ ऑफ मोशंस बन गया, कुछ भी बन गया, कोई थ्योरी बना दी, तो क्या अब ये उस पर ठप्पा लग गया है कि ये थ्योरी कभी चेंज नहीं हो सकती, या ये थ्योरी कभी गलत साबित नहीं हो सकती? क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है कि अब जो थ्योरी बन गई भाई, अब ये कभी गलत साबित नहीं होगी, इस पर ठप्पा लग गया? नहीं। इस वजह से हर थ्योरी में एक फीचर पाया जाता है जिसको बोलते हैं फॉल्सिफाइंग, FALSIFING, फॉल्सिफाइंग। हर थ्योरी फॉल्सिफाइंग होती है। दैट मींस कि कोई भी थ्योरी यूनिवर्सल नहीं होती। हर थ्योरी में हमेशा ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं कि वो थ्योरी कभी भी गलत साबित हो सकती है। और ये खुद जिसने थ्योरी बनाई है वो बोलता है कि आज ये थ्योरी सही है, लेकिन हो सकता है आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद कुछ नया आए और ये थ्योरी गलत साबित हो जाए। कैसे? आपको पता होगा गैलीलियो से पहले का जो टाइम था, जो चर्च का टाइम था, जहां पे सब मतलब साइंस को इतना कंसीडर नहीं किया जाता, तब यह बोला जाता था कि सूरज, जो सूर्य है, वो धरती के इर्द गिर्द घूमता है। पढ़ा होगा आपने अपनी 8वीं 10वीं की साइंस की किताबों में। एक थ्योरी बन गई कि जो सूरज है वो धरती के इर्द गिर्द घूमता है, पढ़ा होगा सबने। लेकिन बाद में वो चीज क्या हो गई? गलत साबित हो गई। बाद में साबित कर दिया गया कि नहीं भाई, सूरज तो अपनी जगह पे खड़ा है, धरती घूमती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर थ्योरी है वो फाल्सिफाइंग अजम्पशन पे काम करती है कि आने वाले समय में कभी भी वो थ्योरी में कुछ भी चेंजेस हो सकता है। कोई भी थ्योरी यूनिवर्सल नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई थ्योरी बन गई है तो बस अब वो ऐसे ही रहेगी, उसमें चेंजेस हैं, वो पॉसिबल है, वो कभी भी चेंजेस हो सकते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी मैंने आपको बता दिया है कि साइंस की हेल्प से आप थ्योरीज बनाते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो थ्योरी बन गई वो फुल एंड फाइनल है। वो थ्योरी कभी भी गलत साबित भी हो सकती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि इसका मेन पर्पस ही क्या है। रिसर्च की शुरुआत कहां से होती है? रिसर्च की शुरुआत हमेशा एक प्रॉब्लम से ही होती है और उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के लिए हम रिसर्च को करते हैं। उसके बाद आता पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो। पॉलिसी कौन बनाता है? पॉलिसी बनाई जाती है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा या सरकार के द्वारा। पॉलिसी समझ रहे हो ना, मॉनेटरी पॉलिसी है, टैक्सेशन पॉलिसी है। अब मुझे एक बात बताइए, जब सरकार कोई भी पॉलिसी बनाती है वो किसको ध्यान में रख के बनाती है? उनके पास कोई डेटा आता है ना कि भैया ये इन लोगों को ये जरूरत है, मिडिल क्लास को। अच्छा, साइंस अभी टैक्स का ये डेटा आया है तो उस टैक्स के डेटा के बेसिस पे ही बता सकते हैं कि टैक्स को कम करना है, ज्यादा करना है, किससे ज्यादा टैक्स लेना है। समझ रहे हो ना? तो पॉलिसी मेकिंग में भी आपका जो रिसर्च का डेटा होता है, जो देखो अब बताया ना, रिसर्च ऑन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स टू डिजाइन जॉब क्रिएशन स्कीम, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स की स्टडी की। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की स्टडी करने के बाद हमें समझ आया कि हमें किस तरीके की पॉलिसीज बनानी है। तो वो सब चीजें क्या करती हैं? वो सब चीजें गवर्नमेंट को हेल्प करेंगी। वो सब चीजें क्या करेंगी? वो सब चीजें गवर्नमेंट को हेल्प करेंगी कि आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हो। तो पॉलिसी मेकिंग के लिए भी रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। अब क्या क्या मीनिंग सब निकल के आया? रिसर्च को हम एक्सप्लोरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं,
डिस्क्रिप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, रिलेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पॉलिसी मेकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो कितनी सारी चीजें हैं जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स में कवर होती। ठीक है जी। अब आता है नीड ऑफ रिसर्च। अब ये सेम वही कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे, इसमें कुछ नया नहीं है। व्हाट इज द नीड ऑफ रिसर्च? ठीक है, रिसर्च की जरूरत क्या है? सबसे पहले तो रिसर्च की हेल्प से आप लोगों को नई नई चीजें मिलती हैं। यस, दुनिया में जितने भी नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जितनी भी नई थ्योरीज आती हैं, जितने भी नए प्रोडक्ट्स आते हैं, वो किससे आते हैं? वो रिसर्च से। अगर रिसर्च नहीं होगी तो हमें नई नई चीजें नहीं मिलेंगी। मतलब आप खुद सोच के देखो, क्या आप पत्थर युग में रहना पसंद करोगे? अगर आपको बोल दिया जाए कि आप पत्थर युग में चले जाओ तो रह लोगे? नहीं। धीरे धीरे चेंज हुआ, धीरे धीरे डिस्कवरी हुई, तभी तो आज की ये दुनिया है हमारे सामने। तभी तो आज की ये दुनिया हमारे सामने है ना। अगर उस पत्थर युग को क्रॉस करके आए तो नई नई चीजें बन रही हैं, नए नए फैक्ट्स पता चल रहे हैं, नए नए आइडियाज आ रहे हैं, जिससे आमतौर पे जिंदगी हमारी क्या हो रही है? आसान हो रही है। आपको नहीं लगता कि जिंदगी को आसान कर दे रहा है? इस जिंदगी को आसान कर दे रहा है। सोचो, आप अपनी आसपास की मशीनों को देखो, आप अपने घर में देखो, कितनी सारी चीजें जो साइंस ने आपको दी हैं जिनसे आपकी जिंदगी आसान हुई है। स्विच दबाते हो, एसी चल जाता है। स्विच दबाते हो, हीटर चल जाता है। एक स्विच पे एक मशीन आपके कपड़े धो देती है। स्विच दबा देते हो, एक मशीन है वो आपके लिए जूस बना देती है। एक स्विच दबा देते हो, खाना इंडक्शन पे आपका खाना गर्म हो जाता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये क्या चीजें हैं? यस, लाइव क्लासेस। अभी आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। कैसे पॉसिबल हुआ? साइंस की वजह से, रिसर्च की वजह से। तो इस वजह से तो ये सब क्या है? डिस्कवरी ऑफ नई आइडिया। और जो हम नई नॉलेज तो बनाते हैं, उसके साथ साथ हम नई नॉलेज के साथ साथ पुरानी नॉलेज को वेरीफाई भी करते हैं। ठीक है, कि क्या वो चीजें आज भी वैलिड हैं या नहीं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि ग्रेविटी है, ग्रेविटी क्या वैलिड है? यस, ग्रेविटी वैलिड है। यस, तो आप क्या कर रहे हो? आप नई थ्योरीज तो बना ही रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप जो पुरानी थ्योरीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आप उनको वेरीफाई भी करते हो कि हां सर, जो हमारे पास थ्योरीज हैं, हो सकता है उसमें से कुछ वैलिड हो आज के समय में, और हो सकता है कुछ वैलिड ना हो। राइट, तो आप उनको वेरीफाई भी करते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च का एक सबसे अहम हिस्सा है, या मैं बोलूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ही रिसर्च का एक सबसे मेन एलिमेंट ही ये होता है कि रिसर्च का मेन पर्पस क्या है? कि हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। व्हाट वी वांट टू डू, हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं कि यस सर, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही हमारा रिसर्च का एक मेन हिस्सा है, कि हम अपनी किसी भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। और डिसीजन मेकिंग, अब डिसीजन मेकिंग वही है, रिसर्च से जो आपके पास डेटा आता है उसके बेसिस पे तुम सोल्यूशन लेते हो, उसके बेसिस पे तुम डिसीजन लेते हो। यस और नो? अब ऑर्गेनाइजेशन ने मार्केट में रिसर्च किया और उसमें जो डेटा आया उसमें आपको पता चल गया कि जो लोग हैं वो आपके प्रोडक्ट को इस वजह से यूज नहीं कर रहे क्योंकि आपका प्रोडक्ट बहुत प्रीमियम है। समझ रहे हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत प्रीमियम है, वो बहुत महंगा है, इस वजह से लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहे हैं। तो अब इसके बेसिस पे आप क्या सोचोगे? आप डिसीजन लोगे ना, आप सोचोगे अच्छा यार, अगर हमें अपनी सेल बढ़ानी है तो थोड़ा सा प्राइस को तो कम करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा प्राइस कम होगा तब जाके हम इस प्रोडक्ट को खरीद सकते, मतलब तब हमारे जो कस्टमर हैं वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो ये डिसीजन कैसे आया? ये डिसीजन भी रिसर्च से ही आया। रिसर्च ने आपको बताया कि आपका प्रोडक्ट महंगा है। रिसर्च ने आपको बताया कि आपका प्रोडक्ट इस वजह से नहीं बिक रहा, क्यों? क्योंकि वो महंगा है और लोग उसको खरीदना नहीं चाहते, क्योंकि लोगों की जेब से वो बाहर है। तो आप क्या करोगे? आपको पता चल गया कि अच्छा यार, लोग हमारे प्रोडक्ट को इस वजह से नहीं यूज कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप उसको थोड़ा सा रिड्यूस करोगे। तो डिसीजन मेकिंग में आपको क्या मिल रही है? हेल्प मिल रही है। उसके बाद आता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सरकार पॉलिसीज बनाती है डेटा के बेस पे, और वो डेटा रिसर्च की हेल्प से ही कलेक्ट किया जाता है। प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी तरीके की प्लानिंग होती है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या ट्रेंड रहने वाले हैं, उन सारे ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं? हम पॉलिसीज बनाते हैं। और इंप्रूवमेंट इन प्रैक्टिसेस, इंप्रूवमेंट इन मेथड्स। अब मुझे एक बात बताओ, साइंस से नए नए मेथड मिल रहे हैं। जैसे अभी हम मशीन्स की बात कर रहे थे, पहले आप अपने हाथों से कपड़े धोते थे, है ना? हाथों से कपड़े धोते थे, कितने आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते थे। अब आप क्या करते हो? अब आपके पास एक मशीन है, एक तरीका है, वो मशीन आपको हेल्प कर दे रही है क्या करने में? कपड़े धोने में।
आप उस मशीन में कपड़े डालते हो, एक स्विच दबाते हो, थोड़ी देर वेट करते हो, आपके कपड़े धुल जाते हैं। तो ये क्या है, ये तरीके चेंज हो गए हैं, नए मेथड आ गए हैं, बेहतर मेथड आ गए हैं जो पहले नहीं थे। अब क्या आ गया है, नाउ दीज आर बेटर मेथड्स। हमारे पास क्या आ गए हैं बेटा, बेटर मेथड्स आ गए हैं, बेहतर तरीके आ गए हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम प्रैक्टिसेस को इंप्रूव कर रहे हैं, हम तरीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम नई नई चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब मैं हमेशा क्लास में भी इस चीज के बारे में बात करता हूं, सोचता हूं कि जब फोन नहीं थे, जब फोन नहीं थे तो सोचो लोगों की जिंदगी कैसी थी। आप खुद सोच के देखो, जब सिर्फ चिट्ठी चलती थी, अचानक से किसी बंदे की डेथ हो गई, किसी बंदे की डेथ हो गई, अब उसका कोई रिश्तेदार 100 किलोमीटर दूर रहता है, चिट्ठी पहुंचने में 4 दिन लग रहे हैं, वो बेचारा उसको आखिरी बार देख भी नहीं पाता था। समझ रहे हो ना, मतलब आप ये एक इमेजिन करके देखो कि हमारे से पहले की जो जिंदगी थी वो कैसी थी। नो डाउट उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी थी, लेकिन टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से वो कितनी खराब चीजें थी, कितना कुछ था। मतलब आप सोचो कि हमारे दादा दादी लोग, जिनको पता ही नहीं था फोन क्या होता है, जिनको पता ही नहीं था लाइट क्या होती है, जिनको पता ही नहीं था बल्ब क्या होता है, हमारे खुद के गांव में, हमारे खुद के घर में पहली बार बिजली 1978 में आई। अब खुद सोचो 1978 में, 1978 में हमारे गांव में बिजली पहुंची, जबकि मेरे दादाजी का जन्म था 1927 का। तो सोचो 50 साल बिना बिजली के रहे। समझ रहे हो ना। तो ये सब चीजें अगर आप देखते हो तो आपको पता चलेगा कि पुराने समय में और आज के समय में साइंस ने कितनी तरक्की कर दी, कितने तरीके से चीजें चेंज होगी। इनोवेशन है, नई नई आ रही हैं आजकल। किसी ने सोचा था कि आप एक क्लिक करोगे तो आपके लिए कोई आर्टिकल लिख देगा, है ना। किसी ने सोचा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, किसी ने सोचा था रोबोट्स आ जाएंगे। नहीं, ये सब कैसे आया, ये भी सब टेक्नोलॉजी की हेल्प से आया। रोबोट्स आ गए हैं, नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, कितनी सारी चीजें आ गई हैं, नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ गए हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। ये सब चीजें क्या आपको कर रही हैं, आपकी जिंदगी को आसान बनाने में इन्होंने हेल्प की है। बिजनेस और मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग है, आप लोगों के बिहेवियर को समझ पा रहे हो, उसके हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हो ना, लोगों के सामने लेके जा रहे हो। एकेडमिक ग्रोथ हुआ, कितने सारे लोग अब पीएचडी कर रहे हैं, थीसिस लिखे जा रहे हैं, रिसर्च की जा रही है, हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, नई नई थ्योरीज, हर रोज कोई नई थ्योरी बन रही है। और उसके साथ साथ सोशल डेवलपमेंट भी हो रही है, सोशल सोसाइटी के इश्यूज के बारे में आपको पता चल जाता है। सरकार को जब डेटा मिल जाता है सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में, वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये चीजें इस तरीके से काम नहीं करती हैं, तो हमें इस तरीके से चलाना चाहिए, सोसाइटी के बारे में हमें सोचने की जरूरत है। तो ये सब चीजें कहां से आई हैं, ये सारी चीजें घूम फिर के कहां से निकल के आई हैं, ये सारी चीजें बेटा घूम फिर के रिसर्च से ही निकल कर आ रही हैं। ये सब चीजें कहां से निकल के आ रही हैं, ये सब चीजें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किससे जुड़ी हुई हैं, ये सारी चीजें रिसर्च से ही जुड़ी हुई हैं, कि रिसर्च से ही आपको पता चलता है। रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं, वेस्टेज नहीं हो रहा। और रिस्क रिडक्शन, रिसर्च से अनसर्टेनिटी और रिस्क है, क्योंकि आप टेस्ट कर लेते हो, चीजों को वेरीफाई कर लेते हो, तो जो रिस्क होता है वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, बताइए रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स में, रिसर्च की नीड्स में किसी बच्चे को कोई दिक्कत। मीनिंग ऑफ थीसिस बेटा, जो आप पीएचडी में सबमिट करते हो, जो आपकी पूरी रिसर्च होती है, पीएचडी जो सब कुछ लिखा हुआ रहता है आपका। अभी ये आगे टर्म्स आएंगी, थीसिस क्या है, डिसर्टेशन क्या है, उसको तब पढ़ेंगे। फिर आप समझ लीजिए कि पीएचडी करने के लिए, एमफिल करने के लिए जो आप रिपोर्ट सबमिट करते हो उसी को थीसिस बोलते हैं, उसी को डिसर्टेशन बोलते हैं, उसी को पीएचडी उसी को थीसिस और डिसर्टेशन बोलते हैं। वो आगे पढ़ेंगे, आगे टॉपिक आएगा आपका पूरा ये। ठीक है जी। अब एक होता है रिसर्च क्वेश्चन और एक होता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव।
है ना। रिसर्च क्वेश्चन होता है, एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है। एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट मतलब एकेडमिकली आप अपनी मतलब पढ़ाई में रिसर्च का क्या रोल है उसके बारे में बात की जाती है। पढ़ाई में रिसर्च का क्या रोल है, आप अपने पढ़ाई के मतलब समझ रहे हो ना। पीएचडी, जैसे आप पीएचडी करोगे तो वो एकेडमिक रिसर्च है, वो आपकी एकेडमिक रिसर्च है। अब हमने रिसर्च के स्टेप्स पढ़े थे, जहां पर हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है सर, हमारे पास पहले प्रॉब्लम आती है। यस, यही था। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम के बाद हम फिर एक लिटरेचर रिव्यू करते हैं। यस और नो, क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं। और लिटरेचर रिव्यू के बाद हम अपनी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं। यही था। तो ये ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करने वाले, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स की अभी हम बात करने वाले हैं कि भैया हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, प्रॉब्लम के बाद हमने लिटरेचर रिव्यू भी कर लिया। अब हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव्स कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या। ऑब्जेक्टिव्स मतलब आप रिसर्च में क्या स्टडी करना चाहते हो। और जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, ये बेस्ड होते हैं रिसर्च क्वेश्चन पे। अब इन दोनों का डिफरेंस समझना जरूरी है। रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन के बेस पे हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। क्या होता है, रिसर्च क्वेश्चन के बेस पे हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। क्वेश्चन क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज अ क्वेश्चन, जिसपे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, यही होते हैं क्वेश्चन, है ना। यही होते हैं रिसर्च क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज दिस, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, मतलब WH फैमिली वाले जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं। तो जितना भी व्हाट हुआ, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, अगर आप अपने टर्म्स को इस तरीके से एक्सप्लेन करते, अगर आप अपने क्वेश्चन को इस तरीके से एक्सप्लेन करते हो कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, जैसे मैं बोलूं कि सवाल ये है, मतलब हम जिस पे स्टडी कर रहे हैं वो ये है कि व्हाट इज द, वही सेम क्वेश्चन ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन अटेंशन स्पैन। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर। क्या ये रिसर्च क्वेश्चन है, अब बोलोगे सर बिल्कुल है, ये रिसर्च क्वेश्चन है सर, बिल्कुल है। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन अटेंशन स्पैन, कि जो हमारा अटेंशन स्पैम है उस पे हमारे सोशल मीडिया का असर हो रहा है। लेकिन ये तो रिसर्च क्वेश्चन हो गया, आप अपने रिसर्च क्वेश्चन के बेसिस पे अपनी रिसर्च नहीं करते हो, आप ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड रिसर्च करते हो। तो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये तो जनरल हो गई, समझ रहे हो ना, व्हाट, व्हेन, तो ये तो जनरल टर्म्स हो गई। अब इन्हीं जनरल टर्म्स को आपको क्या करना पड़ता है बेटा, कन्वर्ट करना पड़ता है। इन्हीं जनरल टर्म्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, स्पेसिफिक टर्म्स में। किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, स्पेसिफिक टर्म्स में एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो स्पेसिफिक टर्म्स क्या होती है, जैसे मैं आपको बोलूं कि तुम अपने दोस्त को मैसेज भेजो, है ना, तुम अपने दोस्त को मैसेज भेजो, तो तुम कुछ भी आलतू फालतू लिख के भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त समझ लेगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को या अपने कॉलेज के डायरेक्टर को कोई टेक्स्ट भेजना है, तो क्या तुम उस टेक्स्ट को जनरली भेजोगे या फिर स्पेसिफिकली भेजोगे, बताओ। जब तुम अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो तो वो जनरल है, दैट इज रिसर्च क्वेश्चन। लेकिन वहीं पर जब तुम कॉलेज के डायरेक्टर को, अपने प्रिंसिपल को कोई मैसेज लिखोगे तब तुम जनरली नहीं लिख सकते। सेम वही चीज है कि आम बोलचाल की भाषा में तुम रिसर्च क्वेश्चन को बेस बनाते हो, लेकिन जब रिसर्च की जाती है, समझ रहे हो ना, यहां पर आप रिसर्च क्वेश्चन को अपना दोस्त समझो और ऑब्जेक्टिव्स को प्रिंसिपल समझो। हमारी रिसर्च है वो प्रिंसिपल के हिसाब से चलेगी, तो जो भी रिसर्च क्वेश्चन है उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की फॉर्म में। क्या करना पड़ेगा, पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की फॉर्म में। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये कैसे बनते हैं, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं।
जैसे स्पेसिफिक टर्म्स कैसे शुरू होती हैं, जैसे टू अंडरस्टैंड, तो ये व्हाट हाउ व्हेन से नहीं शुरू होता, ये हो सकता है शुरू टू अंडरस्टैंड, टू डिटरमाइन, टू फाइंड आउट, ऐसी टर्म्स हैं वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनती हैं। टू इवेल्युएट, समझ रहे हो ना, टू इवेल्युएट। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाऊं तो वो क्या बनेगा, टू फाइंड आउट द इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन अटेंशन स्पैन। तो मुझे आप एक बात बताओ, इसमें और इसमें लिटरली तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इसी जनरल स्टेटमेंट को हमने एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट बना दिया। तो रिसर्च क्वेश्चंस आर नथिंग, रिसर्च क्वेश्चंस आर द जनरल स्टेटमेंट्स। जब उन्हीं जनरल स्टेटमेंट्स को हम स्पेसिफिक बना देते हैं ताकि हमारी रिसर्च की जो हमारी फाइल है उसमें उसको सबमिट करना है, क्योंकि उसमें ऐड करना है, तब वो क्या बन जाता है, वो स्पेसिफिक टर्म्स में रिसर्च ऑब्जेक्टिव बन जाता है। आई होप कि ये बात मैं आप लोगों को समझा पाया हूं, ये बात आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए हो कि जब भी, मतलब देखो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स भी रिसर्च क्वेश्चन पे बेस्ड है, तो हमें दोनों की जरूरत है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जब आपको रिसर्च क्वेश्चन पता चल गया तो आप अपनी रिसर्च फाइल में क्वेश्चन नहीं लिखते हो, आप उसको पहले कन्वर्ट करोगे। क्या करोगे, आप उसको कन्वर्ट करोगे, पहले स्पेसिफिक टर्म्स में, ऑब्जेक्टिव्स में। जैसे आप इसको ऐसा समझ लो, ऐसा समझो, मैं बोलता हूं कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम बोलते हो कि सर मुझे ना जेआरएफ क्लियर करना है, तो ये तो एक नॉर्मल टर्म है, तो आप उसको कन्वर्ट कैसे करोगे कि मुझे जब जेआरएफ क्लियर करना है, तो ऐसा आप सोचोगे कि मुझे 3 महीने में इतना सिलेबस कवर करना है और उसके बाद मुझे 70% नंबर लेने हैं, तो दैट इज स्पेसिफिक। जब वो चीज स्पेसिफिक बन जाती है तो वो ऑब्जेक्टिव्स कहलाती है। जब वो चीज जनरल होती है तब आप उसको रिसर्च क्वेश्चन बोल देते हो। नाउ आई होप आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए हैं, अब आप इस चीज को समझ पाए हैं। मेरे समझाने का पर्पस अब आप लोगों के दिमाग में बैठा है कि असल में जब हम रिसर्च क्वेश्चंस की बात करते हैं या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि जब रिसर्च क्वेश्चन की बात होती है तो वो सिंपल व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हाउ इससे जुड़ा हुआ होता है, लेकिन उसी को कन्वर्ट करना पड़ता है एक स्पेसिफिक फॉर्म में, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, जब हम उसको अपनी रिसर्च के अंदर ऐड करते हैं। क्योंकि आपकी पूरी जो रिसर्च है वो किस पर बेस्ड होती है, वो आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स पे ही बेस्ड होती है। बताइए, किसी को अब अभी भी इसमें दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। वैसे तो मुझे लगता है कि अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई होगी, अब आप लोग इस चीज को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। ठीक है जी। तो जब वो चीज जनरली एक्सप्लेन की जा रही है तो वो रिसर्च क्वेश्चन है, लेकिन जब हम उसको बेहतर तरीके से, जब हम उसको रिफाइंड फॉर्म में एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट बना देते हैं, तब वो आप लोगों का क्या बन जाता है, तब वो आप लोगों का रिसर्च का ऑब्जेक्टिव्स बन जाता है। ठीक है, हां, आप ऐसा बोल सकते हो कि इनफॉर्मल स्टेटमेंट को फॉर्मल में कन्वर्ट करना, इनफॉर्मल को फॉर्मल में कन्वर्ट करना, बस यही होता है रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का आपस में कनेक्शन। दैट इज द कनेक्शन बिटवीन रिसर्च क्वेश्चन एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, क्लियर है बेटा? उम्मीद करता हूं यह बात अब आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी है। इस बात में अब किसी बच्चे को कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई परेशानी, किसी बच्चे को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी।
चलिए इसको कल आगे कंटिन्यू करेंगे। जब टॉपिक कंप्लीट होगा तब इसकी पीडीएफ मिलेगी। कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सेम कोर्स जहां पर आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, लेकिन टॉपिक कंप्लीट होने पे मिलेगा। तो इस वजह से क्लास को देखो, क्लास के नोट्स बनाओ। ये मत सोचो कि जब पीडीएफ मिलेगा तब नोट्स बनाएंगे, फिर नहीं बन पाएंगे। ठीक है जी, चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, इसी तरीके से धीरे धीरे सारी चीजों को कवर करते जाएंगे और बहुत अच्छा स्कोर लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।